अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैग्नेटिज्म का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दूसरे पार्ट पे इसके आते हैं, दैट इज सिंपली चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हम चार्जड पार्टिकल को थ्रो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में विद सम वेलोसिटी, तो ये एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, किसके बराबर? क्यू वी क्रॉस बी, राइट। सो व्हेन a charge is thrown in a magnetic field, it experiences a मैग्नेटिक फोर्स। इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है और वो फोर्स होता है बराबर क्यू वी क्रॉस बी, राइट। यानी वो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे, वी क्रॉस बी होता है वी बी साइन थीटा, यानी फोर्स होगा क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर। यानी इस पे जो फोर्स लगता है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपने चार्जड पार्टिकल को थ्रो किया है विद अ वेलोसिटी v, और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। आपने इस एंगल पे थ्रो किया है चार्जड पार्टिकल को, ठीक है। तो फोर्स एक तो डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था, चार्ज की वेलोसिटी कितनी थी, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग था, और एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोटेड, फोर्स डिपेंड करता है एंगल। तो अब अगर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अगर थीटा होगा 0, यानी चार्जड पार्टिकल को आप थ्रो करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। अपने चार्जड पार्टिकल को थ्रो किया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टाइम पे फोर्स कितना बनेगा? साइन 0 0 होता है। उस टाइम पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा व्हेन द चार्जड पार्टिकल इज थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट नंबर 2, अगर चार्जड पार्टिकल, अगर थीटा आपका होगा 180 डिग्री के बराबर, यानी चार्जड पार्टिकल इज थ्रोन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये है, चार्जड पार्टिकल को इसके ऑपोजिट थ्रो किया गया, साइन 180 भी 0 होता, उस टाइम पे भी मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? दैट इज ऑब्वियसली 0। यानी जब आप चार्जड पार्टिकल को फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो करोगे या फील्ड के ऑपोजिट थ्रो करोगे, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता उस टाइम पे, राइट। इसके बाद तीसरा केस अगर इसका होगा थीटा 90, पॉइंट नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है, अपनी चार्जड पार्टिकल को थ्रो किया है 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, राइट। उस टाइम पे फोर्स होगा क्यू वी बी, और साइन 91 हुआ, उस टाइम पे फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये वाले केस में जब थीटा 90 होता है, चार्जड पार्टिकल सर्कल में उस टाइम पे घूमता है। आपको याद पता होना चाहिए, चार्जड पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल व्हेन थीटा इज 90। और अगर थीटा कुछ होगा तो चार्जड पार्टिकल हेलिकल पाथ में ट्रैवल करता है, राइट। चार्जड पार्ट जो है इट मूव्स इन ए हेलिकल पाथ जब किसी एंगल पे भेजोगे, बट अगर 90 डिग्री पे थ्रो करोगे तो चार्जड पार्टिकल किस में घूमता है? सर्कल में घूम लेता है। उस टाइम पे इसका पाथ जो होता है वो हेलिकल होता है चार्ज पार्टिकल का। मान लो एक छोटा सा मोटा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको चार्ज दिया गया है 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2i + 3j, ठीक है। वेलोसिटी दी गई है, सपोज द चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी इज 4i कैप, राइट। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, वी हैव टू फाइंड फोर्स। तो फोर्स किसके बराबर होगा? दैट विल बी क्यू वी क्रॉस बी, राइट। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 माइक्रो कूलम, 2 × 10⁻⁶। वेलोसिटी कितनी दी गई है? 4i। इसको आपने क्रॉस करना है b के साथ, यानी 2i + 3j के साथ इसका क्रॉस हो जाएगा, राइट। सो अब ये क्या मिलेगा? 2 × 10⁻⁶, 4 × 2 इज 8, i क्रॉस i होता है 0, ठीक है, प्लस 4 × 3 इज 12, i क्रॉस j होता है k के बराबर। तो फोर्स कितना लगेगा? 2 × 10⁻⁶ × 12 k कैप, 2 × 12 हुआ 24 × 10⁻⁶ k कैप। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जड पार्टिकल, ठीक है। चलिए इसके बाद हम और एक फोर्स का जिक्र करेंगे। तो अब हमने क्या सीखा कि जब आप चार्जड पार्टिकल को थ्रो करोगे फील्ड में,
तो उस टाइम पे फोर्स जो लगता है किसके बराबर होता है, क्यू वी क्रॉस बी के बराबर। बट हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट है और एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स होता है जब आप चार्जड पार्टिकल को थ्रो करोगे एक ऐसे रीजन में जहां दोनों फील्ड्स प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो सम टोटल ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स को कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स में पूछा जाता है, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है। सो इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज व्हेन प्लेस्ड, जब इसको थ्रो किया जाए, या व्हेन थ्रोन या व्हेन प्लेस्ड इन ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट, जहां पे दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों प्रेजेंट होंगे। आपने चार्जर पार्टिकल को थ्रो किया है एक ऐसे रीजन में जहां दोनों फोर्सेस होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो चार्जर पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, और इस सम टोटल ऑफ फोर्स को कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। यानी लॉरेंट्ज फोर्स जो होगा वो होगा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। ठीक है दोस्तों। सो नेट फोर्स जो आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्यू ई के बराबर अगर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, एक ऐसे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है ई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। चूंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा, सो मैग्नेटिक फोर्स भी उस पर लगेगा, किसके बराबर, क्यू वी क्रॉस बी, और इस टोटल फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। अब क्यू कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो नेट फोर्स होगा क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। सो ये टोटल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और इस नेट फोर्स को क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। अब इसमें दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। अगर तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों की डायरेक्शन सेम होगी। पहला केस मैं डिस्कस करूंगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर कोलिनियर, यानी ये सेम डायरेक्शन में होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ ही होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ ही होगा, ये बी है, और चार्जड पार्टिकल की वेलोसिटी भी यहाँ ही होगी। तो सिंपल सेंस में हमने अभी अभी देखा, जब चार्जड पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स उस टाइम जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स बन जाएगा जीरो, तो नेट फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई के बराबर। सो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगी फोर्स बाई मास। अगर हम चार्जर पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे वो होगा फोर्स बाई मास क्यू ई बाई एम। सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ चार्जर पार्टिकल। सो हमने क्या सीखा, एक ऐसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो एक चार्जर पार्टिकल को अगर थ्रो करेंगे उस पर दोनों फोर्सेस लगते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। इस सम टोटल ऑफ फोर्स को कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। और लॉरेंट्ज फोर्स में होता है क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, यानी क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। पहला केस, अगर ये तीनों की डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ, और वेलोसिटी भी यहाँ ही, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्यू ई के बराबर। अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे जब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ई, वी और बी। सो केस नंबर 2 हमारा होगा, इफ E, V and B are mutually perpendicular to each other। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। सपोज मैं यहां से आपको दिखा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E है, ठीक। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो हम दिखाएंगे वो हम अंदर दिखाएंगे, क्रॉस से हम दिखाते हैं इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, चलिए। और चार्जर पार्टिकल को आपने थ्रो किया यहाँ विद वेलोसिटी v, v आगे, b अंदर, e नीचे, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी आपको करना पड़ेगा, है ना। फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होता है ना क्यू वी क्रॉस बी। सो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपको देगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। वेलोसिटी आगे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वी क्रॉस बी होगा अप, ये वी है, ये बी है, वी क्रॉस बी होगा अप। सो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर।
बट अगर ऐसा हुआ, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर बैलेंस्ड, अगर ये बराबर होंगे तो चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे बनता है, अगर इफ नेट फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू 0, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बैलेंस मैग्नेटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, एक दूसरे को अगर बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चूंकि क्यू ई है, मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी, यानी क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा तो अभी 90 है ना। सो यहाँ पर क्यू क्यू कटेगा, ई आएगा वी बाई बी के, बी इंटू बी के बराबर, तो वी आएगा ई बाई बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर इसको हम कहते हैं। यानी अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को आपस में परपेंडिकुलर रखा और उनकी डायरेक्शन हमने कुछ ऐसी चूज़ की है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बराबर है, तो उस टाइम पे वी आता है ई बाई बी के बराबर। यानी उन चार्जेस या वो चार्जेस का डिविएशन नहीं होगा, वो चार्जेस पे नेट फोर्स होगा 0, दे विल पास अनडिविएटेड, जिनकी वेलोसिटी होगी ई बाई बी। सो अगर आपने यहाँ से बहुत सारे चार्जेस को थ्रो किया हुआ है, जिस चार्ज की वेलोसिटी होगी ई बाई बी के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशो के बराबर, वो चार्जर पार्टिकल्स डिविएट नहीं होंगे, वो डायरेक्टली पास होंगे। बाकी सारे या तो ऊपर की ओर जाएंगे या तो नीचे की ओर, कुछ चार्जर पार्टिकल्स इधर जाएंगे, कुछ चार्जर पार्टिकल्स इधर, बट जिनकी वेलोसिटी होगी ई बाई बी, दे विल पास अनडिविएटेड। तो आप यहाँ पे लिख लेना, ऑल दोज चार्जर पार्टिकल्स हुज वेलोसिटी इज इक्वल टू रेशो ऑफ ई बाई बी, दे विल गो अनडिविएटेड, राइट। तो इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिससे हम चार्जर पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाते हैं। ये दो साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था, लिविंगस्टोन एंड लॉरेंस। सो साइक्लोट्रॉन, a device developed by Lorentz and Livingstone, used to accelerate, इनसे हम क्या करवा सकते हैं, एक्सेलरेट करवा सकते हैं, क्या, चार्जड पार्टिकल्स। ये एक डिवाइस है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसी चीज है जिसको इन दो साइंटिस्ट्स ने डेवलप किया था, बनाया था, और इससे हम क्या कर सकते हैं, हम चार्जड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन पे अगर हम जाते हैं, हमारे पास दो मेटेलिक डी शेप्ड हॉलो चैम्बर्स होते हैं। ये दो डी शेप्ड हॉलो, अंदर से खाली होते हैं। आपको समझ आ रही है बात? ये दो हॉलो डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर्स, एक डी ये है, दूसरा डी ये है, अंदर से ये भी खाली, ये भी अंदर से खाली होता है, हॉलो, ठीक है। ये मेटेलिक है, इनको हम कनेक्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। ये एसी सोर्स है जिसका कभी ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव, कभी ये पॉजिटिव होता है। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ, कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ two metallic D-shaped chambers called as, जिनको हम D ही कहते हैं, called as Ds, ठीक है, which are connected to a high frequency oscillator। इनको हम कनेक्ट करवाते हैं किससे, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनको यहाँ पर दो पोल्स रख देते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बेसिकली ये जो डीज आपके, ये एक डी है समझो, ये दूसरा डी है, ये दो डीज हैं। तो हम ऊपर रखते हैं एक मैग्नेट, नीचे एक मैग्नेट रखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड इन दो डीज के ऊपर डालता है। सो वी हैव टू मैग्नेटिक पोल्स, देयर आर two magnetic poles which produce, जो प्रोड्यूस करते हैं strong magnetic field perpendicular to plane of Ds, perpendicular to plane of Ds। ये दो D जो है इनके प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड आता है ऐसे परपेंडिकुलर,
ठीक है, अब देखिए हो क्या जाता है इसकी वर्किंग में जब हम जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक आयन सोर्स होता है जो चार्ज प्रोड्यूस करता है। मान लो चार्ज क्यों प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे समझो इनिशियली ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इस चार्ज को धक्का देगा, उस डी के अंदर ले जाएगा। पॉजिटिव पोटेंशियल इस चार्ज को अंदर धक्का देगा, ठीक है। बट चूंकि ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्जर पार्टिकल को कर्व्ड पाथ में मूव करवाता है, यानी चार्जर पार्टिकल ये मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में घुमाता लाता वापस। जब ये चार्जर पार्टिकल यहाँ पे आया तब तक इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ये बनता है पॉजिटिव, ये बनता है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। जब चार्जर पार्टिकल इधर से यहाँ गया, फिर ये इस डी के अंदर चला जाता है, अंदर फिर से सर्कल कंप्लीट कर लेता, वापस आता है, फिर से ये बनता है नेगेटिव, ये बनता है पॉजिटिव। बट ये गैप जो होती है डीज के बीच में, जो ये गैप होती है, देयर इज अ गैप बिटवीन द डीज, इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण इसी गैप में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है, फिर डी के अंदर कांस्टेंट रहती है। जो कि गैप में चार्जर पार्टिकल आया, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, सर्कल बड़ा हो जाता है। फाइनली ये चार्जर पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसको हम इस विंडो से बाहर निकलते हैं। तो ये इसका वर्किंग है, ठीक है। तो आप वर्किंग मुझे लगता है खुद लिख पाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे एक आयन सोर्स होता है विच प्रोड्यूस द चार्जर पार्टिकल। सो द चार्जर पार्टिकल बिकॉज ऑफ ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स इन सर्कल्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस एंड हेंस इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, फाइनली चार्जर पार्टिकल बाहर निकल आता है। इसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सर्कल में मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स इसको सर्कल में घुमाएगा। मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स होगा बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। एक वी गया तो आर आया एम वी बाई क्यू बी। इट इज द रेडियस ऑफ एनी सर्कुलर पाथ। अगर कोई सर्कल है उसका रेडियस आर है, वो रेडियस किसके बराबर होता है, एम वी बाई क्यू बी। ये जनरल फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हैं। और लेकिन वी है उस सर्कल में वेलोसिटी कितनी है, उस सर्कल में वेलोसिटी कितनी है। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है और टाइम पीरियड, ये मान लो रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ एनी सर्कुलर पाथ, किसी भी सर्कुलर पाथ का ये रेडियस है। तो अगर हम दूसरी चीज़ निकालना चाहते हैं टाइम पीरियड, कितना टाइम लगेगा एक सर्कल कंप्लीट होने में। टाइम पीरियड होता है बराबर डिस्टेंस यानी 2πr डिवाइड बाई वेलोसिटी v। तो हम लिखेंगे 2π बाई v, रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे mv बाई क्यू बी। तो v गया, टाइम पीरियड आया 2π m बाई क्यू बी, यानी टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। हर सर्कल का टाइम पीरियड सेम रहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। हर एक सर्कल का टाइम पीरियड 2π m बाई क्यू बी यानी सेम रहता है। वहाँ पे लेकिन पूछा जाता है आप साइक्लोट्रॉन में निकालो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सबसे बड़े सर्कल में होगी जिसका रेडियस r0 समझो। जो सबसे बड़ा सर्कल होगा इसमें जो एनर्जी होगी दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, के मैक्स, वो होगा बराबर हाफ ऑफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर। सो दिस इज हाफ ऑफ एम। देखिए वी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो वी आएगा क्यू बी आर बाई एम, बट आर नॉट क्योंकि सबसे बड़े वाले सर्कल में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो वी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे क्यू बी आर बाई एम। सो क्यू बी आर बाई एम, बट आर के बदले आर नॉट लिखेंगे बिकॉज मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर लेना। मैक्सिमम वेलोसिटी आर नॉट वाले सर्कल में होगी, बट इसका लेकिन लेना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेना है। सो इट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर। एक एम खत्म होगा। सो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी है बोर्ड एग्जाम में। और ये भी पूछा जाता है, आप बताएं इसकी लिमिटेशंस क्या है साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन की हमारे पास कुछ बेसिक लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन ये आप खुद लिखेंगे नोटबुक पे। पहला लिमिटेशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा बिकॉज चार्ज ही फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होता है। सो पहला लिमिटेशन,
इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइट न्यूट्रॉन्स। और एक लिमिटेशन है, इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट द लाइटर पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन लाइटर है ना, तो उसको भी ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज लाइटर पार्टिकल्स की वेलोसिटी एब्रप्टली बढ़ती है और उनका मास चेंज हो जाता है। फिर जब मास चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा, टाइम पीरियड चेंज होगा तो उससे डिसिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी चार्जड पार्टिकल और फील्ड के बीच में। यानी सिंपल सेंसेस में, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल्स, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेलरेट द लाइटर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज देयर मास चेंज विद द स्पीड वेरी रैपिडली। चलिए, तो इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास एक टॉपिक है, जब आप करंट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो। अब पहले चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाला, उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया कितना, क्यू वी क्रॉस बी। अब अगर आप करंट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो भी देखेंगे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। फोर्स, ये इंपॉर्टेंट डेराइवेशन है, ठीक। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट वायर placed in external magnetic field। हमने करंट वायर को डाला है मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखेंगे उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक। चूंकि करंट वायर क्या होता है, एक ऐसा वायर जिसमें चार्ज मोशन में होते हैं। जब चार्ज मोशन में होता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ है बी, हमने इसमें एक करंट वायर को डाला हुआ है जिसका एरिया है ए और लेंथ है एल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली करंट होगी। मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, करंट ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे ना। तो सबसे पहले पता है इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इस वायर, इस कंडक्टर का वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। अगर इफ n is number of electrons per unit volume, अगर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, n है यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे। देयरफॉर व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टोटल, AL इंटू NaL है ना। अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स, इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, NaL। तो टोटल चार्ज कितना होगा इस पूरे कंडक्टर में, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं तो टोटल चार्ज होगा ENaL। ई से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई है ना, सो ये टोटल चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब नाउ चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। सो ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स चूंकि हम पढ़े हैं वो होता है क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होता है ना। सो फोर्स जो हमारा आएगा दैट इज क्यू, अभी हम ये सारा चार्ज डालेंगे ENaL, तो ये चार्ज हमारा होगा ENaL और साथ में क्या आएगा V क्रॉस B। तो बस सही खत्म होने वाला है। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि ENaV ये होती है करंट, देयर इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू ENaVd। सो ENaV के बदले हम I लिखेंगे तो IL क्रॉस B आपका आएगा, ये वेक्टर ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो व्हाट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर, इट इज IL क्रॉस B के बराबर, ठीक है। तो जब भी करंट वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं इट एक्सपीरियंस है फोर्स कितना, IL क्रॉस B, खेल खत्म। तो ये डेरिवेशन आई होप कि आपको आएगी, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एरिया इंटू लेंथ, number of electrons NaL, charge of electron ENaL, the force is Q V cross B, Q के बदले ENaL डाल दो, so ENaV के बदले I डाल दो, so force होगा IL क्रॉस B, सिंपल, ठीक है। तो इसमें भी एक दो केस आप डिस्कस कर सकते हैं। पहला केस आपका होगा अगर थीटा होगा 0, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपने करंट वायर को रखा है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की सीध में, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फोर्स कितना बनेगा IL क्रॉस B, यानी IL क्रॉस B के बदले हम लिख सकते हैं ना ILB साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना आया 0, तो फोर्स बन गया 0, कोई फोर्स नहीं होगा। दूसरा केस अगर थीटा 180 होगा उस टाइम पे भी फोर्स होगा हमारा 0। अगर थीटा 90 होगा उस टाइम पे फोर्स होगा मैक्सिमम, यानी करंट वायर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सो फोर्स होगा मैक्सिमम कितना, ILB साइन 91 हो उस टाइम पे फोर्स होगा मैक्सिमम। सो तीसरा केस
अगर थीटा होगा 90, फोर्स होगा मैक्सिमम कितना, आई एल बी, ये याद रखना। सो इन शॉर्ट व्हाट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, आई एल क्रॉस बी, यानी आई एल बी साइन थीटा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन जो हमारे, अब थीटा 0 होगा तो फोर्स 0, थीटा 180 तो फोर्स 0, थीटा 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम कितना, आई एल बी। अब इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। 3 फिंगर्स आपको ऐसे रखनी है, ठीक है। तो ये फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, ठीक। ये वाली सेंट्रल फिंगर आपको करंट के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, तो थंब देगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये लिखूंगा मैं यहाँ पे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या कहता है, पॉइंट द मिडल फिंगर, पॉइंट द, या इंडेक्स, इसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसको 4 फिंगर भी हम कहते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कॉमा मिडल फिंगर जो है, लंबी वाली फिंगर जो है, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, thumb gives the direction of, thumb gives डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक छोटी सी एग्जांपल हम यहाँ लेंगे, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और करंट वायर नीचे करंट जा रही है डाउन, तो बता फोर्स की डायरेक्शन। सबसे पहले ये रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ओर, यानी यहाँ, और सेंट्रल फिंगर रखेंगे किधर की ओर, करंट की डायरेक्शन में, यानी नीचे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, तो फोर्स होगा आउट। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा इट विल बी आउटवर्ड्स। अच्छा, कभी कभार अब हमारे पास स्ट्रेट वायर नहीं होगी, कर्व्ड वायर होगी, उस टाइम पे फोर्स होगा आई एल इफेक्टिव इंटू बी, आई एल बी नहीं होगा, आई एल इफेक्टिव इंटू बी। सो नोट पॉइंट ये भी है, फोर्स इज ऑल्सो इक्वल, आई एल बी तो है बट आई एल इफेक्टिव हम लिख देते हैं। एल इफेक्टिव तब जब वायर स्ट्रेट नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया, हमने इसमें एक वायर डाल दी, ये वाली, इसका रेडियस है आर। तो फोर्स कितना अभी लगेगा, फोर्स लगेगा आई एल बी, आई ही है, इसमें करंट है आई। एल इफेक्टिव होता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यानी ये वाली शॉर्टेस्ट लेंथ आपको लेनी पड़ेगी, जो होगा 2r के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, 2r इंटू बी, तो ये आपका फोर्स हो जाएगा। एक एंड से दूसरे एंड तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाती है एल इफेक्टिव, ठीक है। इनफैक्ट अब अगर ऐसी भी एग्जाम्पल आपकी होगी, मान लो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ये है, बट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और लूप ऐसा है, सर्कुलर लूप, क्लोज लूप। व्हाट इज एल इफेक्टिव, 0 है ना, जहां से स्टार्ट वहीं से एंड। व्हाट इज एल इफेक्टिव, 0। सो व्हाट इज नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड, 0, बिकॉज फोर्स होता है आई एल इफेक्टिव इंटू बी। अभी एल इफेक्टिव 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो आपका आएगा दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू 0 के बराबर। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास और एक टॉपिक आता है, जिसको हम कहते हैं फोर्स बिटवीन द 2 पैरेलल वायर्स। आपको 2 करंट वायर्स दी होगी, उनके बीच में आपने मैग्नेटिक फोर्स निकालना होगा। फोर्स बिटवीन 2 करंट वायर्स, 2 करंट वायर्स हैं, इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स निकालना होगा। अब मान लो आपको एक वायर दी गई है, ये, इसमें करंट है I1, और ये और एक वायर है, इसमें करंट है I2। इनके बीच में हमें फोर्स निकालना है। डिस्टेंस सपोज ए, तो मैं समझूंगा मैंने ये वाली वायर के मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल्स में होता है, मैं समझूंगा मैंने इसके मैग्नेटिक फील्ड में वो वाली वायर डाली हुई है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये वायर डाली है। तो हम जानते हैं जब हम वायर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं दैट एक्सपीरियंस अ फोर्स आई एल क्रॉस बी। तो ये वाली वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, अगर ये वायर ए है, ये वायर बी है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर बी प्लेस्ड इन, जिसको डाला गया है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ,
जिसको हमने डाला मैग्नेटिक फील्ड, किसके मैग्नेटिक फील्ड में, ए के मैग्नेटिक, बी को हमने डाला है ए के मैग्नेटिक फील्ड में, तो बी कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, शाबाश, I1 के I2 उसी की करंट, I2 L2 उसी की लेंथ क्रॉस बी ए का मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये वायर 1 है, ये वायर 2, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर 2 प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1। सो फोर्स होगा IL क्रॉस बी, आई होती है वो करंट जिसको डाला गया है, सो I2, L वही जिसकी लेंथ, जिस वायर को हमने डाल दिया है, और B इसका मैग्नेटिक फील्ड यानी B1। सो फोर्स कितना होगा, I2 L2 B1 साइन 90, थीटा 90 है ना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट है ऊपर, सो थीटा 90 साइन 90 हुआ 1। तो फोर्स होगा I2 L2 B1, पता इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, ये इनफाइनाइट वायर है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़े म्यू नॉट I बाई 2 पाई ए, म्यू नॉट I बाई 2 पाई ए, बट ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई। मैं रिपीट करूंगा, इस वायर को डाला गया है इसके मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, I2 L2 क्रॉस B1, I2 L2 क्रॉस B1, ठीक है, यानी I2 L2 B1 साइन 90, I2 L2 B1 इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई ए के बराबर। सो फोर्स जो होगा, मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस म्यू नॉट I1 I2 L2 डिवाइड बाई 4 पाई ए, म्यू नॉट बाई 4 पाई लाने के लिए मैंने ऐसे किया। सो ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड में ये 4 बन गया, सो ट्वाइस म्यू नॉट I1 I2 L2 बाई 4 पाई, L2 को नीचे लो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट वायर, दैट विल बी इक्वल ट्वाइस म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई, ठीक है। सो ये आपका फोर्स बन गया। सो ये हमारी फॉर्मूला होगी, दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अगर इसको हम इसके फील्ड में डालेंगे इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो मैं लिखूंगा सिमिलरली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर 1, अगर हम इसको डालेंगे बी के फील्ड में, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2, तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ होगा यही ट्वाइस म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 बाई ए। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखनी पड़ेगी। सो दिस इज फोर्स। तो इनके बीच में चूंकि ये वाली वायर अब इसको अपनी ओर खींचेगी, ये वाली वायर इसको अपनी ओर खींचेगी इसी फोर्स से। एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर करंट की डायरेक्शन होगी सेम तो फोर्स होता है अट्रैक्टिव। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ वायर इज सेम, फोर्स इज अट्रैक्टिव। बट अगर एक में करंट है ऊपर, दूसरे में करंट है नीचे, तो फोर्स रिपल्सिव होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपको एग्जाम में आ सकता है। सो दो वायर्स, दो करंट वायर्स के बीच में फोर्स होता है, हाँ कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस I1 I2 बाई ए, म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस I1 I2 बाई ए। आप ऐसे याद रख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो याद रहेगा, ट्वाइस I1 I2 बाई। और फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव, करंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अगर इनमें करंट डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हमारा फोर्स जो है वो बन जाएगा रिपल्सिव। इसमें और एक चीज़ आता है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसी टॉपिक में। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट कितनी करंट होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट के डेफिनेशन आप ऐसे ले सकते हैं, अगर I1 होगा 1 एम्पियर, I2 भी होगा 1 एम्पियर, दो वायर्स के बीच में दूरी होगी 1 मीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा ज़रा बताओ। I1 B1 I2 B1 A B1, ये बन जाएगा ट्वाइस म्यू नॉट बाई 4 पाई। सो ये बन जाएगा ट्वाइस म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना है, 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। सो 1 एम्पियर करंट उतनी करंट है जो जब फ्लो होगी इसमें भी और इसमें भी, ये उतनी करंट है जो जब फ्लो होगी थ्रू ईच ऑफ द 2 वायर्स, ताकि ये करंट इन दो वायर्स को मजबूर कर दे एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाने पे। सो 1 एम्पियर करंट इज दैट अमाउंट ऑफ करंट, ये लिखेंगे आप नोटबुक पे, 1 एम्पियर करंट इज दैट अमाउंट ऑफ करंट
which one flow through each of the two conductors makes them to exert a force of 2 into 10 raised power minus 7 Newton per meter. So this is the definition of 1 ampere current. चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ऐसे ही होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. एक बात हमेशा याद रखना, जब हमारे पास करंट कॉइल होती है, ये वाली कॉइल सपोज ऐसे करंट फ्लो हो रही है, इसका एक फेस एक्ट करता है नॉर्थ पोल, दूसरा वाला साउथ पोल. इसमें दो पोल्स होते हैं, वन फेस एक्ट्स एज नॉर्थ पोल, सेकंड एक्ट्स एज साउथ पोल. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पोल्स. ए करंट कॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो उसको हम डायरेक्टली कहते हैं कि ये मैग्नेटिक डाइपोल है. और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ लूप. इसको कहते हैं, ये एम से डिनोट होता है, यानी करंट इनटू एरिया. ठीक है दोस्तों. सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा करंट इनटू एरिया. अगर इसका रेडियस, लूप का रेडियस आर है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर टू द लूप, साउथ टू नॉर्थ इसकी डायरेक्शन होती है. डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू लूप. कहां से कहां? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ. सो सिंपली व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ द लूप. ठीक है. क्या स्केलर है, वेक्टर है? हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. और इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है. तो इसका यूनिट अगर हम कहेंगे, करंट का क्या है? एम्पियर, और रेडियस का मीटर. एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है. तो इस पे आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे समझो. एक दो क्वेश्चंस मैं दिखाना चाहता हूँ. मान लो आपके पास ये कॉइल है, इसमें करंट है I और इसका रेडियस है R. ये और एक कॉइल है, इसमें भी करंट है I और इसका रेडियस भी है R. तो आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है. फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट. तो पहले एक का निकालेंगे, इस वायर का निकालेंगे, इस वाली वायर का. इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर होगा, है ना. करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इसका डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा? ऊपर. तो कितना होगा? I इंटू पाई आर स्क्वायर. दूसरा लूप ऐसा है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, कितना? करंट इंटू एरिया, I इंटू पाई आर स्क्वायर. तो अभी अब दो वेक्टर्स आपको ऐड करने, एक इधर है, दूसरा इधर है. ये m है, ये भी m है. एंगल इनके बीच में 90 है. तो जब दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल होता है 90, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? व्हाट इज नेट डाइपोल मोमेंट? अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. मैंने दोनों में m क्यों डाला? बिकॉज ये डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट सेम, इसीलिए m1 m2 नहीं डाला, mm डाला. तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m स्क्वायर, यानी रूट 2m, यानी रूट 2 m के बदले I इंटू पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज नेट डाइपोल मोमेंट. जिस तरह से वेक्टर एडिशन होता है डाइपोल मोमेंट्स का, राइट. चलिए, इनफैक्ट मेरे पास और एक क्वेश्चन भी है, मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ. आपके पास एक लूप है ऐसा, इसका डाइपोल मोमेंट तो हम निकाल सकते हैं ना, बट इसका आधा पार्ट ऐसे इधर की ओर. ठीक है. ये बेसिकली ऐसे लूप है, फिर ये बाहर आया है लूप ऐसे. तो पहले नेट, ये करंट इसमें फ्लो हो रही है I. पहले ऊपर वाले पार्ट का रेडियस है R. फाइंड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो सबसे पहले इस सेमी सर्कल का निकालेंगे. m1 कितना होगा? I इंटू रेडियस पाई आर स्क्वायर. रेडियस कितना है? पाई आर स्क्वायर. रेडियस है R पाई आर स्क्वायर बट 2 डिवाइड से. ये पूरा सर्कल मत है, ये वाला तो फिलहाल आधा ही है ना, इसीलिए पाई आर स्क्वायर बाई 2. पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बट ये आधा है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2. और चूंकि करंट ऐसे हैं तो डाइपोल मोमेंट इनवर्ड होगा. ठीक है. इसका डाइपोल मोमेंट होगा इनवर्ड्स. अच्छा, m2 वाला डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट निकाल रही है, बेसिकली बाहर आ रही है कॉइल ऐसे. इसका डाइपोल मोमेंट भी ये होगा, करंट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेम. बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी? करंट ऐसे आ रही है तो डाउन होगा डाइपोल मोमेंट, डाउन. अब ये वाला डाइपोल करंट को आपको ऐसे करना होता है, जहां से थम जाएगा वही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन. सो करंट, ये डाइपोल मोमेंट अंदर, करंट जो है ये बाहर आ रही है,
ऐसे, ठीक है। तो मान लो ऐसे करंट बाहर आ रही है, ऐसे आ रही है, तो डायपोल मोमेंट कहाँ होगा, डाउन। तो अब चूंकि इनका वेक्टर एडिशन होगा फिर से वही अंडर रूट ऑफ, चूंकि इनके बीच में एंगल है 90, अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, रूट 2m आपका आंसर फिर से आ जाएगा। यानी नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। चूंकि ये दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड देखो, ये आएगा अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2m स्क्वायर, यानी रूट 2m, यानी रूट 2m के बदले क्या लिखेंगे, i इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट। अब हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आप निकालो एक इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट जो किसी शेल में मूव कर रहा है, ठीक है। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए शेल, एक इलेक्ट्रॉन शेल में मूव कर रहा है, आपको इसका डायपोल मोमेंट निकालना है। चलो कर लेते हैं, बड़ा आसान है। मान लो ये आपके पास एक शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इस शेल का रेडियस है r, तो डायपोल मोमेंट कितना होगा, करंट इनटू एरिया। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा करंट इनटू एरिया। सो इट इज करंट, एरिया इसका होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया होगा ना। अब देखिए करंट किसके बराबर होगा, चार्ज बाई टाइम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, टाइम हुआ एक चक्कर में कितना टाइम लग गया, ठीक है, इनटू पाई आर स्क्वायर। सो E डिवाइड बाई, यहाँ एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई आर बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस है 2 पाई आर, वेलोसिटी समझो v है, और यहाँ पे क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई पाई गया, एक आर गया, तो ई वी ऊपर जाएगा, यानी ई वी आर बाई 2। फिलहाल ये पॉइंट आया। शॉर्ट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, तो मैंने लिखा करंट इनटू एरिया, करंट एरिया के बदले पाई आर स्क्वायर, करंट होता है चार्ज बाई टाइम यानी ई बाई टी, टी के बदले फिर 2 पाई आर बाई वी, डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, तो ई वी आर बाई 2। नाउ अब हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम का, अभी कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एम वी आर होता है एन एच बाई 2 पाई के बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज ऑलवेज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो वी आर किसके बराबर आएगा, एन एच बाई 2 पाई एम। तो वी आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, पुट सेकंड इन फर्स्ट, पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो बताइए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आएगा, ये बनेगा ई बाई 2, वी आर के बदले क्या लिखेंगे, एन एच बाई 2 पाई एम। तो आंसर आया एन ई एच बाई 4 पाई एम। सो दिस इज डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए शेल, ये याद रखना, एन ई एच बाई 4 पाई एम। और अगर ये पहली शेल है, एन इज इक्वल टू 1, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आएगा, ई एच बाई 4 पाई एम, एन का वैल्यू 1 आया। सो इस चीज को हम कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। सो बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है हमारे पास, ये डायपोल मोमेंट का एक यूनिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, वहाँ पूछा जाएगा बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, इट इज द यूनिट, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट है। और एक बात याद रखना, और ये किसके बराबर होता है, ई एच बाई 4 पाई एम, ये सारा कांस्टेंट है। और जब हम इसका वैल्यू लिखते हैं 1 बोहर मैग्नेट्रॉन म्यू बी हम लिखते हैं, ये होता है बराबर 9.2 इंटू 10 रेज़ पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यानी बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, एक ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप, बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड दिस इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायपोल मोमेंट। और इसका वैल्यू कितना है, 9.2 इंटू 10 रेज़ पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ना इसके बाद हम आते हैं, अगर आप करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो उस पर टॉर्क लगता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेटिक फील्ड में करंट लूप को डाला है, देखते हैं वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है डिनोटेड बाय बी, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी। हमने इसमें एक रेक्टेंगुलर करंट लूप डाला हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और ये लूप एंगल बना रहा है थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका प्लेन बना रहा है कितना एंगल, थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लूप को हमने किसी एंगल पे रखा हुआ है। मान लो आपके पास
ऐसा कुछ हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड समझो आगे, तो मैंने लूप को ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड आगे, तो मैग्नेटिक फील्ड और लूप के बीच में ये एंगल बन रहा है। अगर आप ऊपर की ओर देखोगे, दिस इज एंगल थीटा। सो थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये 4 वायर समझते हैं हम, ए बी सी डी। ए बी वायर पे फोर्स कहाँ लगेगा? डाउन। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आगे है और लूप ऐसे है, क्योंकि एक वायर है, वायर पे फोर्स कितना लगता है? आई एल क्रॉस बी। एल इधर है, बी इधर है, एल क्रॉस बी कहाँ हुआ? डाउन। तो ए बी वायर पे फोर्स लगेगा नीचे की ओर। समझो इसकी लेंथ है एल और इसकी ब्रेड्थ समझो बी। ठीक है दोस्तों, सो व्हाट इज फोर्स ऑन ए बी? ए बी वायर पे फोर्स लगेगा आई एल बी, आई एल क्रॉस बी, बट आई एल के बदले इसकी लेंथ कितनी है? वो बी है ना, आई बी क्रॉस बी में लिखूंगा। ठीक है, आई एल क्रॉस बी, और ये फोर्स कहाँ होगा? डाउन। ये फोर्स होगा डाउन। ठीक है, सपोज ये कुछ एफ फोर्स रखो आप। अच्छा, अब इसी तरह से ऊपर वाली वायर पे भी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसके ऑपोजिट, तो इस पे फोर्स लगेगा अप। फोर्स ऑन सी डी पे भी बराबर इतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन किधर की ओर लगेगा? अपवर्ड्स। सो दे विल कैंसल आउट। ये दो फोर्सेस खत्म हो गए। यानी आप वहीं पे लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस ऑन लोअर वायर इज आई बी क्रॉस बी, फोर्स एक्सपीरियंस ऑन अपर वायर आई बी क्रॉस बी। नीचे वाला फोर्स डाउन, ये ऊपर, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब बचा बी सी पे कितना फोर्स होगा? नाउ फोर्स ऑन बी सी, बी सी पे फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, या आई एल बी साइन 90, बिकॉज इसके लिए थीटा 90 बनेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड आगे है, करंट ऊपर है, तो थीटा हो गया 90। और यानी ये फोर्स लगेगा आई एल बी, और इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? देखिए एल ऊपर है, बी आगे है, एल क्रॉस बी होगा इनवर्ड। एल ऊपर, बी आगे, एल क्रॉस बी होगा इनवर्ड, यानी इस पे फोर्स लगेगा अंदर, ये फोर्स होगा इनवर्ड्स। अच्छा, डी ए पे, डी ए पे भी बराबर यही फोर्स लगेगा, सेम टू सेम आई एल बी ही लगेगा। अगर आप देखें बिकॉज इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, बट इसकी डायरेक्शन डाउन है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? आउटवर्ड्स। बट ये तो फोर्स अभी खत्म नहीं होगा, अभी ये वाला फोर्स इसको अंदर ले जाएगा, ये बाहर ले जाएगा, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, ये इसको रोटेट करने दे। हाँ, नेट फोर्स 0, बट दीज टू फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट विद डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये अंदर ये फोर्स, ये बाहर, ये कॉइल को घुमाएंगे, ये इसको रोटेट करवाएंगे। सो दीज फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट with different lines of action constitute, ये क्या constitute करेंगे? टॉर्क। और वो टॉर्क आप जानते हैं किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू फोर्स आर्म। बताइए एक फोर्स आप कितना लोगे? इनफैक्ट ये मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, देखिए ये वाला साइड में ऐसे दिखा रहा हूँ, इसकी लेंथ है बी, एक फोर्स अंदर है वो मैं अब इधर की ओर दिखाऊंगा, एक फोर्स बाहर है वो मैं इधर की ओर दिखाऊंगा। ये एंगल आपका थीटा है, ये फोर्स आर्म बनेगी बी का कॉस कंपोनेंट। सो व्हाट इज फोर्स इक्वल टू आई एल बी? फोर्स आर्म ये बनेगी बी का कॉस कंपोनेंट, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा आई, व्हाट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ? एरिया। करंट इनटू एरिया को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी एम बी कॉस थीटा। ये आपका टॉर्क हो गया। सिंपल, एक रिवीजन छोटा सा हो जाए। नीचे वाली वायर पे फोर्स लगेगा डाउन, ऊपर वाली वायर पे फोर्स ऊपर, ये दो फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। इस पे फोर्स कितना लगेगा? आई एल बी। इस पे कितना फोर्स लगेगा? आई एल बी, बट इस पे फोर्स अंदर, इस पे फोर्स बाहर। आई एल बी, एक फोर्स अंदर दूसरा बाहर, दे विल कॉन्स्टिट्यूट टॉर्क। टॉर्क होता फोर्स इंटू फोर्स आर्म, फोर्स है यही आई एल बी, फोर्स आर्म बट बी का ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा। सो करंट इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया एरिया, यानी आई ए बी कॉस थीटा। करंट इंटू एरिया को हम कहते हैं डायपोल मोमेंट।
अभी अभी हमने देखा। सो एम बी कॉस थीटा, बट थीटा किस किस के बीच में एंगल है? थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द लूप। बट अगर मैं प्लेन का नॉर्मल ड्रॉ करूं ऐसे, सो ये एंगल अगर अल्फा हो गया, तो आपको नहीं लगता थीटा प्लस अल्फा हो गया 90 डिग्री के बराबर? ठीक है, तो कैन आई सिंपली राइट तो यहां पे लिखा जा सकता है हियर थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा आएगा, सॉरी थीटा आएगा 90 माइनस अल्फा, कॉस थीटा मुझे जरूरत है, कॉस थीटा आएगा कॉस 90 माइनस अल्फा, सो कॉस थीटा आएगा साइन अल्फा। तो कॉस थीटा के बदले आप साइन अल्फा लिख सकते हैं, यानी टॉर्क होगा एम बी साइन अल्फा। बट मेक श्योर थीटा किस किस के बीच में एंगल था? इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द लूप। बट अल्फा किस किस के बीच में एंगल है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। सो जब भी आप करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, ये रोटेट घूमने लगते हैं, इस पर टॉर्क लगता है, कितना लगता है? एम बी साइन अल्फा, यानी इस पर टॉर्क जो लगेगा इट इज एम क्रॉस बी। सो दिस इज द टॉर्क। और टॉर्क तब तक लगता है जब तक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अलाइन ना हो जाए, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दिस वाज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलना, टॉर्क होगा एम बी साइन अल्फा के बराबर। उसके बाद अगर मान लो डायपोल मोमेंट ऑलरेडी अलाइनड है, मान लो, देखिए होता क्या, मैं समझाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड समझो आगे, लूप ऐसे, तो लूप घूमेगी जब तक लूप का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड अलाइन ना हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड मान लो आगे है, लूप का नॉर्मल ये अलाइन हो गए, फिर कॉइल नहीं घूमेगी। अगर कॉइल मान लो ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड आगे होगा, नॉर्मल ये, तो ये घूमेगी ताकि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाए। आया समझ? अब कभी कभार आप ये अलाइनड है ऑलरेडी, ये लूप अलाइनड है, तो अब इसको डिस्टर्ब करोगे तो ऑसिलेटिंग डायपोल बनता है। तो ऑसिलेटिंग डायपोल का टाइम पीरियड वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था 2.√ऑफ I by P। बट यहाँ अगर ऑसिलेटिंग डायपोल, ये फॉर्मूला बस याद रखना, ऑसिलेटिंग डायपोल, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक डायपोल का जो टाइम पीरियड होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 2.√ऑफ I by MB। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूप का दिया गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी दिया हुआ होगा, आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग डायपोल निकालना होगा 2.√ऑफ I by MB के बराबर। इसके बाद हमारे पास आता है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन ए सर्किट। An instrument used to detect current in a circuit। ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल यही है कि जब आप करंट कॉइल को, ये आप लिखो प्रिंसिपल, व्हेन ए करंट कॉइल इज प्लेस्ड in a magnetic field it experiences a torque। ये इसका प्रिंसिपल है। जब ये करंट कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो इस पे क्या लगता है? टॉर्क लगता है। ये इसका प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास एक कॉइल होती है, वी सिंपली हैव ए कॉइल। ये कॉइल है, इसमें बहुत सारी टर्न्स होती हैं। इस कॉइल को हमने यहाँ पर दो मैग्नेटिक पोल्स रखे हैं, ये नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। सो वी हैव नॉर्थ पोल एंड वी हैव साउथ पोल। हमने ये कॉइल को रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, एक करंट कॉपर की बनी हुई होती है।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक सस्पेंशन होता है, यहाँ से हम एक फॉस्फर ब्रोंज मेटेलिक स्ट्रिप लाते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये पहला टर्मिनल हमारा होता है T1। उसके बाद कॉइल के दूसरे एंड को हम स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं, जो फिर टर्मिनल T2 को जाता है। ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है। बीच में हमने एक आयरन सिलेंडर रखा हुआ है। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हो, आप इसकी कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए कॉपर वायर हैविंग ए नंबर ऑफ टर्न्स which is being placed in magnetic field produced by two magnetic poles. The upper end of the coil is connected to a phosphor bronze suspension. ये phosphor bronze का बना हुआ होता है. The upper end is connected to the phosphor bronze suspension which leads to terminal T1. The other end is connected to the spring which leads to terminal T2. तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी वर्किंग पे हम आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन भी हो गया, इसकी वर्किंग पे हम आते हैं। वर्किंग में क्या है, मान लो आपने किसी सर्किट में जोड़ा टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2। अगर उस सर्किट में करंट होगी वो यहाँ से अभी भी फ्लो करेगी। जब करंट यहाँ से फ्लो करेगी तो कॉइल घूमेगी। यहाँ पे हमारा एक मिरर अरेंजमेंट होता है, एक नीडल भी होती है। ठीक है, तो आपने इस कॉइल को रखा मैग्नेट्स के बीच में। अगर इसमें करंट फ्लो कर गई तो ये कॉइल घूमेगी, तो वो नीडल भी घूमेगी और हमें दिखाई देगा कि नहीं करंट है सर्किट में। ये इसका वर्किंग है। When current is allowed to flow in the coil, it starts rotating, needle also rotates and we can say there is current in the circuit. लेकिन ये coil कब तक घूमेगी, ये घूमेगी किसी पर्टिकुलर हद तक, बिकॉज ये ट्विस्ट होगा स्प्रिंग। सो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और इसका वापस रिस्टोरिंग टॉर्क बैलेंस करेंगे, कॉइल तब तक घूमेगी। द कॉइल स्टॉप्स, फिर एक यहाँ पे है, द कॉइल स्टॉप्स, कब स्टॉप होगी, when deflecting torque is equal to restoring torque, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर होंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अभी अभी हमने पढ़ा MB साइन अल्फा होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है K थीटा के बराबर। K स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, थीटा इज ये कितना एंगल से ट्विस्ट हो गया है स्प्रिंग। बट ये जो है इसको आयरन सिलेंडर हम कहते हैं। आयरन सिलेंडर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल रखता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, तो अल्फा हमेशा हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये क्या आएगा, ये बनेगा MB साइन 90, सो दैट इज K थीटा साइन अल्फा थीटा, बिकॉज अल्फा यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो MB आया K थीटा के बराबर। MB खुद किसके बराबर होगा, करंट इंटू एरिया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज करंट इंटू एरिया इंटू बी। बट अगर n टर्न्स है इसमें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है NIA। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया, बट अगर n टर्न्स होंगी तो NIA। बी अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही, तो ये आएगा K थीटा। ठीक है, सो ये बनेगा I इज इक्वल टू K/NBA इंटू थीटा। इसको हम गैल्वानोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं। तो I आएगा G थीटा, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, या थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये पॉइंट कभी भूलेंगे नहीं, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ही ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा। सो आई रिपीट, ये कॉइल तब तक घूमेगी जब तक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर ना हो जाए। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क MB साइन अल्फा, रिस्टोरिंग टॉर्क K थीटा। K स्प्रिंग कांस्टेंट, थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये कितना ट्विस्ट हो गया स्प्रिंग। MB साइन 90 होता है 1, इट इज इक्वल टू K थीटा। M के बदले करंट इंटू एरिया, N टाइम्स करंट इंटू एरिया, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। NIAB इज इक्वल टू K थीटा, आया K/NBA थीटा, I इज इक्वल टू G थीटा। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ये बात याद रखना कि इसका लीनियर स्केल है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। ये लीनियरली इस पर डिपेंड करता है। सो जब करंट इसमें फ्लो करेगी, ये रोटेट करेगी कब तक, जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। और थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब इसमें दो टर्म्स आती हैं, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। वो मैं यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट फ्लोइंग इन द वायर। यानी अगर इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, इसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट फ्लोइंग
इन वायर, यानी करंट सेंसिटिविटी IS होता है थीटा बाई आई, करंट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। तो जरा यहाँ से थीटा बाई आई निकालो, थीटा बाई आई क्या आएगा, NBA बाई के, सो इट इज NBA बाई के, इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह से हमारे पास होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो होता है कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा जब इसमें क्या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है, इट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड per unit applied potential difference। अगर आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट सेंसिटिव होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिव होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। सो थीटा बाई पोटेंशियल डिफरेंस के बदले हम IR भी लिख सकते हैं। थीटा बाई आई का वैल्यू अभी हमें मिला है क्या, NBA बाई के, ये थीटा बाई आई और R सामने आ जाएगा। सो दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, अब जो हमारे पास ये थीटा जो है, लास्ट में नोट पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो थीटा हमारा है ये किसके बराबर है, NBA बाई के इंटू आई। एक लास्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, हम कहते हैं सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। सेंसिटिव गैल्वानोमीटर क्या होता है, सेंसिटिव गैल्वानोमीटर एक ऐसा गैल्वानोमीटर होता है जो कम करंट्स पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए। इसमें थोड़ी ही करंट क्या गई, ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, यानी डिफ्लेक्शन होना, थीटा होना चाहिए ज़्यादा। करंट अगर कम भी होगी तो थीटा कब ज़्यादा होगा, जब ये चीज़ें ज़्यादा होगी या ये वाली टर्म कम होगी। तो वहाँ पे पूछा जाता है हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर, by increasing the number of turns, by increasing the magnetic field for which we use horseshoe magnets, by increasing the area of the coil, by decreasing the spring constant। इससे आप sensitivity बढ़ा सकते हैं। So what is sensitive galvanometer? A galvanometer which can show large deflection even for smaller currents. How can we increase the sensitivity? We can increase the sensitivity by increasing the number of turns, by using strong magnet, horseshoe magnets, by increasing the area, by decreasing the spring constant। So this was all about galvanometer। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एमीटर, वोल्टमीटर क्या होता है, और भी थोड़ा सा भी मैग्नेटिज्म में है। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी नेक्स्ट लेक्चर में ही हम नेक्स्ट चैप्टर यानी EMI AC हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।